हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इंदु प्रकाश द्विवेदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलीट माइंड इंस्टीट्यूट। आज मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेके उपस्थित हूँ और वो टॉपिक क्या कह सकते हैं, चैप्टर लेके मैं उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और वो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन की हम बात करेंगे, इन ओरल पूरे चैप्टर को वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और आप भी इसमें उतना ही कंसंट्रेशन होकर के पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, उनको 2 या 3 बार रिवाइज करना पड़े। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कह सकते हैं, टेंशन होकर के बैठिए और आराम से एंजॉय करिए। बात आती है, नॉर्मली हम सुनते हैं जेनेटिक्स, और कुछ अगर हम एग्जांपल्स लेने की बात करें तो अगर किसी पर्सन ने एक मैंगो सीड को बोया है तो उससे मैंगो का पेड़ ही बनेगा। अगर कोई एक गाय है तो वो बछड़े को जन्म देगी जो उसके जैसा दिखाई देगा। एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा भी ह्यूमन बीइंग लाइक ही बच्चे पैदा होते, दैट मीन लाइक पिकेट्स लाइक, जो जैसा है वैसा ही आगे उसमें होने वाला है। ठीक है। तो जो जेनेटिक्स है वो बेसिकली है क्या? जेनेटिक्स दो चीजों से मिलके बना, उनमें से एक आता है हेरिडिटी और दूसरा क्या आता है? वेरिएशन। अब आता है व्हाट इज हेरिडिटी। तो अगर हम हेरिडिटी की बात करते हैं तो हेरिडिटी क्या है? जो पेरेंटल ट्रेट्स का ट्रांसमिशन है, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग्स, ये हेरिडिटी है। मीन्स पेरेंट्स से जो करेक्टर बच्चों में गए तो वो कैसे पहुंचे, उनके पीछे क्या मैकेनिज्म था, वो तो हो गया हेरिडिटी। लेकिन जब हम पेरेंट्स को और ऑफस्प्रिंग्स को कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू देयर करेक्टर और द ट्रेट्स, तो हमें उनमें कुछ डिफरेंसेस नजर आते हैं और उन डिफरेंसेस को कहा जाता है वेरिएशन। तो जेनेटिक्स इज द कलेक्टिव स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ पाथवे ऑफ transmission of character from parent to the offsprings and the differences created during this transmission also. Very clear? तो ये दो चीजें मिलकर के क्या बनाते हैं? जेनेटिक्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब जेनेटिक्स के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से काम किया है इस फील्ड में। और आज की डेट पे अगर मैं बात कहूं तो बहुत ही एक अच्छा फील्ड ऑफ रिसर्च ये हमें देता है, जहां बहुत सारे रिसर्च आप कर सकते हो। बहुत सारा कुछ ऐसा चीज है हमारे सामने, जेनेटिक मैनिपुलेशन किया जा रहा है। लेकिन ये जेनेटिक मैनिपुलेशन तभी संभव हो पाया हो जब जो इस फील्ड के एंसेस्टर्स थे उन्होंने कुछ काफी कुछ काम किया इस फील्ड में। बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें हमें डिस्कवर करके दी जो आज की रिसर्च के लिए एक बेसिस बन पाया है। जिसमें सबसे पहले अपने आते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ये कह सकते हैं ये द फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स। अगर शायद ये इस डायरेक्शन में नहीं सोचते, हो सकता है जेनेटिक्स की डिस्कवरी होती लेकिन वो बाद में होती। लेकिन इन्होंने बहुत पहले ही इस डायरेक्शन में अपना काम स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए गार्डन पी पर, जिसके रिजल्टेंट कुछ ऐसे इनको कह सकते हैं कि कंक्लूजन्स मिले जो आज की डेट में काफी कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं अपने आप में। इसके बाद डब्ल्यू बेटसन थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने कुछ टर्म लाइक जेनेटिक्स टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, एलील टर्म इन्होंने दिया था, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म्स का जो इंट्रोडक्शन है वो डब्ल्यू बेटसन ने किया था। थॉमस हंट मॉर्गन, वन आप कह सकते हैं वेल नोन नेम इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स है थॉमस हंट मॉर्गन का। और थॉमस हंट मॉर्गन ने भी बहुत सारी चीजों को स्टडी किया था। इनका जो डोमेन ऑफ स्टडी वो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, मीन्स किस तरीके से कैसे कैसे जीन्स है आपस में लिंक्ड होकर के एक्सप्रेस होते हैं, या किस तरीके से जीन्स के बीच में सेपरेशन होती थी, क्रॉसिंग ओवर जिसको हम बोलते हैं, वो कैसे होता है। और इन्होंने जो सब एक्सपेरिमेंट किए वो एक एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म में किया, ड्रोसोफिला में, दैट मीन उसको हम फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आर्कीबाल्ड गैरोट, ये भी एक साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारा काम किया। जो बहुत सारे कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स होती हैं जो किसी चाइल्ड में बाई बर्थ हो सकती। अब कुछ डिसऑर्डर ऐसी होती जो मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज की हो सकती हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट का होना, या हाथ पैर का प्रॉपर डेवलप ना हो पाना, या किसी बॉडी अदर किसी दूसरे ऑर्गन का प्रॉपर डेवलप ना हो पाना। ये तो मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होती। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसी हैं जो जेनेटिक बेसिस पर डिराइव होती। मीन्स अगर जेनेटिक आर्किटेक्चर में, जेनेटिक कंपोजिशन में, जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर किसी टाइप का कोई चेंज आता है, उसको हम
अगर मैं जेनेटिक्स की भाषा में बात करूं, बायोलॉजी की भाषा में बात करूं, तो म्यूटेशंस कहते हैं। तो सबसे पहले ये इन्होंने कुछ ऐसी डिसऑर्डर के बारे में पता किया था जो जेनेटिक बेसिस पर मॉडिफिकेशन, ये कह सकते हैं म्यूटेशन होने के कारण डिराइव होती है। और वो जो डिस्कवरी किया था वो क्या था, एल्केप्टेन्यूरिया और ब्लैक यूरिन डिजीज। इसमें क्या होता है कि जब कोई पर्सन यूरिन रिलीज करता है तो वो एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्केप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है वहां पर, और यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है। हम इन डिसऑर्डर्स के बारे में और भी आगे पढ़ने वाले हैं। फिजिकल लेक्सिकॉन और इनहेरिटेंस। लेक्सिकॉन का मीन्स स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है। जो जेनेटिक्स में कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज हुई, जैसे जिस समय मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट हुए, दैट मीन जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कहा कि देयर सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर्स आर यूनिट्स व्हिच कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। मींस जो टर्म फैक्टर है जो आज की डेट में जीन के नाम से जाना जाता है, ये जो टर्म फैक्टर है वो मेंडल ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक, बट जैसे जैसे आगे के रिसर्च बढ़ती रही तो वहां पर इसी फैक्टर के लिए एक नया नाम यूज किया गया, और वो यूज किया गया क्या, जीन। ओके, जो जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा एक एलील वर्ड है। अगर आप कहीं पर देखें तो जैसे मैंने लिख दिया टॉल प्लांट, अब इस टॉल प्लांट के केस में मैं दो चीजें लिख सकता हूं, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पर देखिए तो जीन एक है लेकिन उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगे, ईदर बोथ विल बी द सेम और बोथ विल बी द डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जो जीन होता है उसको एलील कहा जाता है, और जिसका इंट्रोडक्शन जिस टर्म बेटसन ने दिया था, रिप्रेजेंट अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द जीन। मींस जीन क्या है, यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से। अब उस कैपिटल टी और स्मॉल टी इसमें यहां पर ये दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स आते हैं। तो ये जो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन है इसको कहा जाता है एलील। और दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आई लोकस, ये लोकेशन से डिराइव हुआ है। मींस द स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ ए जीन इन अ क्रोमोसोम। किसी क्रोमोसोम में किसी जीन की स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोकस कहते हैं। द प्रिसाइज जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स मींस बहुत ही स्पेसिफिक पोजीशन पर वो जीन लोकेटेड होगा और उसी लोकेशन को लोकस कहा जाता है। वेरी क्लियर, आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज के हम टॉपिक में इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। जो इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ स्लाइड में आप देखते हैं कि सिर्फ टर्मिनोलॉजी है तो टर्मिनोलॉजी ही आ रहा है। जैसे कि एक टर्म होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बोथ एलील्स ऑफ अ जीन आर आइडेंटिकल। बोथ एलील्स ऑफ ए जीन आर आइडेंटिकल। जैसे अगर हम प्लांट का करेक्टर ले हाइट, उसको रिप्रेजेंट करें हम टी से, तो अगर कैपिटल टी है या स्मॉल टी हो, तो यहां पर ये एक होमोजाइगस एलील कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ ये वाला भी होमोजाइगस एलिलिक एंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो होमोजाइगस जहां पर क्या कह सकते हैं, द काइंड ऑफ जेनेटिक कॉन्फ़िगरेशन जहां पर बोथ ऑफ द एलील्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। जबकि इनके साथ हेट्रोजाइगस दो जो एलील्स होंगे वो एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि यहां पर लिखा गया कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा गया मैंने। देन हेमीजाइगस कंटेन्स ओनली वन जीन ऑफ ए पेयर। जनरली जो जीन्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। ठीक, अब जो पेयर्स में जीन्स में केवल हाफ सेट ऑफ प्रेजेंट होगा, कि दूसरा जो सेट ऑफ जीन है वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा, वो एब्सेंट होगा। और बहुत सारे आपने कुछ ऐसे डिसऑर्डर के बारे में सुना भी होगा, भले अभी आप डिटेल में पढ़ा नहीं है, मैं आगे चल करके पढ़ाऊंगा, लेकिन सुना जरूर होगा। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, इसका जीन केवल कहाँ पर है, मेल के एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। या फिर हीमोफीलिया है जिसका जीन मेल के एक्स क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो टेट ऑलवेज एक्सप्रेस रिगार्डलेस ऑफ द डोमिनेंस ड्यू टू द लैक ऑफ काउंटर पार्ट। मतलब भले ही वो जीन रिसेसिव ट्रेट में क्यों ना हो, वहां पर उसका डोमिनेंट जीन्स नहीं प्रेजेंट है, उसका काउंटर पार्ट नहीं प्रेजेंट है, फिर भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में कैपेबल होता है। तो दिस कंडीशन इज हेमीजाइगस। देन द डिस्टिंक्शन बिटवीन जेनेटिक ब्लूप्रिंट एंड फिजिकल रियलिटी।
ये देखो, ये तो कुछ अलग तरीके से लिखी हुई चीज है। जेनेटिक्स में हम दो चीजें यूज करते हैं, एक तो यूज करते हैं जीनोटाइप और दूसरा यूज करते हैं फिनोटाइप। जो जीनोटाइप है बेसिकली वो क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जेनेटिक ब्लूप्रिंट जिसको हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ जीन्स है। अब वो जीन्स का क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा और उस एक्सप्रेशन के रिजल्टेंट कोई प्रोडक्ट बनेगा एंड दैट प्रोडक्ट विल एक्सप्रेस इन द फॉर्म्स ऑफ ए करेक्टर और द ट्रेट। तो जेनेटिक मेकअप जो होगा वो कहलाता है जीनोटाइप और उस जीनोटाइप के एक्सप्रेशंस के रिजल्टेंट जो करेक्टर डेवलप होता है, जो ट्रेट डेवलप होता है, उसको कहा जाता है क्या, फिनोटाइप। जैसे कि अब कोई एक प्लांट है, वो टॉल प्लांट है, तो टॉलनेस यहाँ पर क्या है, उसका फिनोटाइप है। लेकिन वो टॉलनेस किस जीन के द्वारा आई होगी, वो जो जीन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एलील्स और वो जब जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो स्पेसिफिक करेक्टर रिप्रेजेंट करता है और वो जो करेक्टर होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, फिनोटाइप्स। तो इंटरनल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप है एन ऑर्गेनिज्म, वाइल एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल, जैसे कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो मटर के प्लांट में किए थे, पी प्लांट में किए थे, तो प्लांट की हाइट, टॉल हाइट, शॉर्ट हाइट हो गया, या फिर पॉट का शेप हो गया, पॉट का कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गई, बहुत सारे कैरेक्टर्स इन्होंने पढ़े। तो हर एक जो कैरेक्टर है वो किसी एक स्पेसिफिक सेट ऑफ जीन से गवर्न होता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो जीन है, जो जेनेटिक मेकअप होता है, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं और उस जीनोटाइप के एक्सप्रेशन के रिजल्टेंट जो हमें कैरेक्टर दिखाई देता है, ठीक है, वो फिनोटाइप कहता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे हेयर का होना, स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर होना। तो अब वो जो स्ट्रेट हेयर बनाने वाला जीनोटाइप अलग होगा, कर्ली बनाने वाला जीनोटाइप अलग होगा, लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस हमें दिखाई देगी वो फिनोटाइप कैटेगरी में आता है। और एक होता है फिनोकॉपी एनोमली, फिनोकॉपी एनोमली। अगर डिफरेंट क्या है, डिफरेंट कह सकते हैं, जीनोटाइप को डिफरेंट इन्वायरमेंट में रखें और अगर वो सेम कैरेक्टर एक्सप्रेस करे तो इस टाइप के कंडीशंस को बोलते हैं फिनोकॉपी। मींस जैसे कि ये प्लांट आप देखिए हॉट इन्वायरमेंट में है, ये वाला जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन किसी दूसरे इन्वायरमेंट में है, रेनी सीजन कंडीशन में, लेकिन जब इस फिनोटाइप, जब इस टाइप के जीनोटाइप का एक्सप्रेशन हुआ, भले ही दोनों जीनोटाइप अलग हैं लेकिन और साथ ही दोनों डिफरेंट इन्वायरमेंट में हैं, इसके बावजूद भी वो सेम करेक्टर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, फिनोकॉपी। नेक्स्ट, द वाइगर साइकिल, द राइज एंड द फॉल ऑफ हाइब्रिड स्ट्रेन। मींस एक कंडीशन से क्या देखते हैं साइंटिस्ट, जनरली क्या होते हैं साइंटिस्ट के माइंड में से कुछ चीज रहती है कि जैसे कि प्लांट की वैराइटल इंप्रूवमेंट है या एनिमल्स की ब्रीड की इंप्रूवमेंट है, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे कि वैराइटल या ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जा सके। तो होता क्या है कि डिजायरेबल करेक्टर हैविंग ऑर्गेनिजम्स को वो सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उनमें ब्रीडिंग कराते हैं और ब्रीडिंग के रिजल्टेंट जो न्यू जनरेशन आती है, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो कंपेरेटिवली दोनों पेरेंट्स के कंपेरेटिवली सुपीरियर होती है। तो वो जो सुपीरियर है उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड वाइगर और हेट्रोसिस। मीन्स द सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल, दैट मीन्स सुपीरियर पेरेंट के क्रॉसिंग के रिजल्टेंट जो नेक्स्ट जनरेशन के मेंबर होते हैं वो सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स होंगे और उनमें सिंस दे कैरिंग द जीन्स ऑफ द बोथ ऑफ द पेरेंट्स, दैट इज व्हाई देयर इज हेट्रोजाइगोसिटी। और अब इस हेट्रोजाइगोसिटी को मेंटेन कर सकते हैं केवल एक तरीके से, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्योंकि जब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा तो वहां पर केवल माइटोटिक डिवीजन होगा, क्रॉसिंग ओवर जैसी कोई इवेंट नहीं होगी। और जब क्रॉसिंग ओवर जैसी कोई भी इवेंट नहीं होगी तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। मींस हेट्रोजाइगोसिटी को, हाइब्रिड वाइगर को मेंटेन करना है तो ऑर्गेन्स में बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म परफॉर्म की जानी चाहिए। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली इनके बीच में सेल्फिंग होती रहे, सेल्फिंग होती रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो जीन्स है जब उसमें सेल्फिंग होगी, मतलब क्रॉस उसमें उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो हर जनरेशन में गैमीट बनाने के लिए क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा और उस क्रॉसिंग ओवर में कुछ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बनते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ जीन बनता है जो कि रिसेसिव के फॉर्म में या हार्मफुल करेक्टर के फॉर्म में, तो हार्मफुल करेक्टर के फॉर्म में वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो जो
ऑफस्प्रिंग्स होते हैं जो कि पहले कभी सुपीरियर थे, धीरे धीरे उनके क्वालिटी में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में डाउनफॉल आना शुरू होता है और इसी डाउनफॉल को बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मींस लॉस ऑफ दोज सुपीरियर कैरेक्टर्स फॉर व्हाट द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन मेड बाय क्रॉसिंग ऑफ सुपीरियर parents. Rapid loss of habit vigor caused by the continuous inbreeding, that is selfing, which induces high homozygosity in offsprings, stripping away the strength of variations. Very clear? चलिए नेक्स्ट हम स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट में आता है 7 years इन द ऑगस्टियन मोनेस्ट्री गार्डन। ये एक इंट्रोडक्शन है ग्रेगर और मिंडल के बाद। ग्रेगर और मिंडल 1882 में ये पैदा हुए थे और इसके बाद इन्होंने आगे चल करके एक मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया। ओके, अगस्टियन मोनेस्ट्री को ज्वाइन किया, वहां पर ये मॉन्क बन गए और मॉन्क बनने के बाद वहीं पर इन्होंने एक गार्डन डेवलप किया और गार्डन डेवलप करके वहां पर लगभग 7 साल एक्सपेरिमेंट किए, 7 years तक, 1856 से लेकर 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट यूज किया था वो गार्डन पिया पाइसम सटाइवम का यूज किया था और लगातार एक्सपेरिमेंट करते 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 उन्होंने कुछ ऐसे कह सकते हैं लॉज दिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल दिए जो किसी एक टाइम पर लोगों के द्वारा एक्सेप्ट तो नहीं किए गए, बट लेटर ऑन कुछ अदर साइंटिस्ट ने जब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए तो उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्टेंट वही डेटा आना शुरू हुआ जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तब जाकर के आगे रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है। द पैराडॉक्स ऑफ मेंडल मेथोडोलॉजी, मतलब जो मेंडल एक्सपेरिमेंट किए थे वो सक्सेस क्यों हो पाए, जैसे कि व्हाई एक्सपेरिमेंट सक्सेस, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी केप्ट मेटिकुलस स्टैटिकल रिकॉर्ड। इन्होंने जब प्लांट की क्रॉसिंग कराई तो क्रॉसिंग कराने के बाद जो भी रिजल्ट आते रहे उनका बहुत ही स्टैटिकल एनालिसिस किया और उस स्टैटिकल एनालिसिस को एज ए सैंपल साइज आगे यूज किया गया, मैसिव सैंपल साइज। तो ग्रांटिंग इसके जो सिग्निफिकेंस उसका यूज किया हुआ कि आज की डेट में मतलब अभी एक्सपेरिमेंट किया, इसके रिजल्टेंट इस जनरेशन में ये इस तरीके का ट्रेड या कैरेक्टर का एक्सप्रेसिविटी हुई। अगली जनरेशन में देखा कि जो F1 जनरेशन थी उस F1 जनरेशन के कैरेक्टर्स में कितने कैरेक्टर अगली जनरेशन में एक्सप्रेस हुए और ये कितने एक्सप्रेस नहीं हुए, उसका पूरा एक वेल डिफाइंड कह सकते हैं इनके पास डेटा कलेक्शन था और जिसकी वजह से ये सक्सेस हो पाए। दूसरा, स्ट्रीम फोकस्ड इन इंडिपेंडेंस ऑफ ओनली वन कैरेक्टर। एक्चुअली क्या था, मेंडेलियन जेनेटिक्स या मेंडल के एक्सपेरिमेंट करने के पहले बहुत सारे अदर साइंटिस्ट ने भी इस फील्ड में एक्सपेरिमेंट किए, बट दे वे आर कंसीडरिंग मल्टीपल कैरेक्टर और ट्रेड एट ए टाइम। तो वहां पर क्या होता था, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो जाती थी और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो जाने के कारण उनको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाया जो कि मेंडल ने गेन किया, क्योंकि मेंडल ने एक बार में एक या दो ट्रेड को ही लेकर के एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग कराई। तो बहुत कुछ मतलब कहने के, देखिए सिंपल सी चीज है, किसी अगर एक चीज में कोई सक्सेस है तो उस सक्सेस होने के पीछे कुछ ना कुछ कारण ऐसा है जो, या कुछ उसने ऐसा जरूर किया है जो दूसरों ने नहीं किया होगा। वेरी क्लियर। तो मेंडल ने क्या किया, जो प्री मेंडेलियन जो साइंटिस्ट थे जो कि मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने क्या किया कि एक या दो कैरेक्टर को लेकर के स्टडी करना शुरू, जिससे कि जब एक या दो कैरेक्टर होगा तो रिजल्ट लिमिटेड आएगा और उसके केस में कंफ्यूजन की जो कंडीशन होगी वो क्रिएट नहीं हो पाती है। वेरी क्लियर। अब अगर मेंडल के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स और उनके द्वारा जो रिजल्ट थे वो सही थे किसी हद तक, 100% तो खैर सही नहीं, क्योंकि आगे जब एक्सपेरिमेंट आए तो कुछ और भी रिजल्ट आना शुरू हो गए, पर एटलीस्ट उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, जो रिजल्ट उन्होंने दिए वो अगर सही थे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसको कह सकते हैं एक्सेप्ट नहीं किया। उस रीजन भाई देखिए सिंपल है, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने अपनी इस रिसर्च को पब्लिश कराया, पब्लिश कराने के बाद जब साइंटिफिक कम्युनिटी तक वो इंफॉर्मेशन पहुंची, वो जर्नल पहुंचा, इनका रिसर्च इंफॉर्मेशन जब वहां तक पहुंची तो बहुत सारे लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के पीछे कुछ कारण था। क्यों कारण क्या कहते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी, मींस बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरिकल पोर्शन को डील करने वाला पोर्शन है, जब यहां पर स्टैटिक्स का यूज होना ये एक नया कंडीशन, दैट मीन
उस समय के लोगों के बीच में, उस समय के साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच में मैथ्स और साइंस अलग-अलग माने जा रहे थे, तो वहाँ पर वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बायोलॉजी में यूज़ नहीं कर पाए, तो उनके लिए बिल्कुल नया चीज़ थी ये। और चूँकि बिल्कुल नई चीज़ थी, इन्होंने सोचा अरे यार, ये तो बस कुछ रैंडमली इन्होंने ऐड कर दिया होगा और ये इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया। दूसरा, लैक ऑफ फिजिकल प्रूफ। जैसे कि जिस समय मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने कहा था कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच कैरी द पैरेंटल ट्रेट टू नेक्स्ट जनरेशन। अब फैक्टर कहा तो फैक्टर के फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए, मीन्स अगर फैक्टर है तो वो फैक्टर कहां पर लोकेटेड है, हाउ दे आर कैरिंग द पेरेंटल ट्रेट टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसका प्रूफ नहीं दे पाए। दूसरा, ब्लेंडिंग पैराडाइम। द एरा फर्मली बिलीव्ड इन द ब्लेंडिंग ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले के जो प्री मेंडेलियन साइंटिस्ट थे वो मल्टीपल कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते थे, तो उनको ब्लेंडेड रिजल्ट मिलता था, ब्लेंडेड कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे। जबकि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए तो एक या दो कैरेक्टर को लेकर के, तो इनका जो रिजल्ट था वो कंपैरेटिवली नॉन ब्लेंडिंग कंडीशंस थी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। दूसरा, पुअर कम्युनिकेशन, मीन्स उस समय आज का जैसा कह सकते हैं कि चीज़ों को पब्लिश करने की सिस्टम अवेलेबल नहीं थी। चीज़ों को दूर-दूर तक पहुँचाने का कह सकते हैं साधन अवेलेबल नहीं था, जिससे बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाई। कुछ लिमिटेड लोगों तक पहुँची और उस लिमिटेड लोगों के पास में जो मेंडल ने अपना अप्रोच अप्लाई किया था, वो अप्रोच उनको सही नहीं लगा और उन्होंने उस समय उस थ्योरी को क्या किया, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स को या उनके प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर दिया था। डन? अब 34 ईयर डिले बिटवीन पब्लिकेशन एंड पैराडाइम शिफ्ट। सिंपल सी चीज है, किसी एक समय पर कोई व्यक्ति गलत हो सकता है या किसी एक समय पर कुछ लोगों ने किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए काम को स्वीकार नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप कोई काम कर रहे होते, लोग सोचते हैं अरे यार ये बेवकूफ आदमी कर क्या रहा है, इससे इसको मिलने वाला क्या है। लेकिन 10-5 साल के बाद में वही जब आपका काम सिद्ध होता है, लोगों के द्वारा जब लाइक करना शुरू होता है, तो वही जो लोग बोल रहे होते हैं नहीं कि ये तो वो बेवकूफ आदमी है, क्या कर रहा है, इससे कुछ उसको मिलने वाला नहीं है, वही आपको फिर प्रेज करना शुरू होते हैं। तो किसी एक टाइम पर जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और प्रिंसिपल्स और उनके जो रिजल्ट लोगों के बीच में पहुंचाए, तो लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन कुछ लेटर ऑन इन चीजों को लोगों ने एक्सेप्ट करना भी स्टार्ट किया। तो 1865 में मेंडल का पब्लिश आया था और वो कहते एक्सपेरिमेंट इन द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये इनका एक टॉपिक था। वेरी क्लियर। लेटर ऑन 1884 मेंडल की डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद देखो 1865 में क्या हुआ, मेंडेलियन रिजल्ट्स उन्होंने प्रोड्यूस किए थे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और आगे चल करके लगभग मान के चलिए 34 साल के बाद में रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स होता है और वहां से फिर जेनेटिक्स अपना बूम पकड़ना धीरे धीरे शुरू होता है। और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स किया, इसमें से एक तो थे कार्ल कोरेंस, experimented on maize plant, okay, and find out the law of segregation, law of independent assortment। मेंडल ने जो कुछ लॉज दिए थे उनकी फाइंडिंग इन्होंने कहा दिया मेज प्लांट में। ह्यूगो डिब्रीस ने एक्सपेरिमेंट किया कहां पर, यूनिक प्रिमरोज दैट इज आइनोथेरा लैमार्कियाना प्लांट में किया, उन्होंने भी वेरिएशंस के बारे में देखा। और एरिक वॉन टेशनमार्क जो ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेरिमेंट ऑन दी वेरियस प्लांट। तो इन थ्री साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डिब्रीस एंड एरिक वॉन टेशनमार्क, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग जगहों पे रह करके अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। ऐसा नहीं कि दिस ऑल थ्री वे वर्किंग इन इट ऑल टुगेदर इज कॉमन लैब, ये अलग अलग काम कर रहे थे और अलग अलग काम करने के बावजूद भी इनको वही कुछ रिजल्ट मिलना शुरू हुए जो कि मेंडल ने बताए थे। तब जाकर के मेंडेलियन जो जेनेटिक्स थी उसको एक्सेप्ट किया गया और लेटर ऑन मेंडल इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। पाइसम सेटाइवम, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो गार्डन पी या पाइसम सेटाइवम में किए। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि जो बहुत सारे प्लांट हैं तो पाइसम सटाइवम का ही सिलेक्शन क्यों किया। सबसे पहली चीज, नंबर एक, इसका लाइफ साइकिल। ये एक्चुअली क्या है, एनुअल प्लांट है, 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 4 महीने में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती। मींस अगर प्लांट के बीच में सेल्फिंग कराई गई, उनके बीच ब्रीडिंग कराई गई है तो सीड का फॉर्मेशन,
फ्लावर का सब कुछ जो ये एक प्लांट में होनी, दैट मीन जर्मिनेशन, ठीक है ना, उसमें फ्लावरिंग, फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन, वो सब लगभग 3 से 4 महीने में कंप्लीट होता है। मीन्स रिजल्ट अर्ली मिल जाता है। मीन्स एक ईयर में 2 या 3 एक्सपेरिमेंट किए जा सकते थे। दैट इज मीन्स कहने का ये मतलब हुआ कि जो पाइसम सेटाइवा का लाइफ स्पैन शॉर्ट होने के कारण मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कुड बी डन इन द सेम ईयर। दूसरी चीज यहां पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। दैट मीन अगर आप कभी मटर के फ्लावर को देखेंगे तो वो क्रोच टाइप का दिखाई देता है, इसमें इजीली सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है। मैनिपुलेशन, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन इज हाईली वेरिएबल एंड इजीली परफॉर्म्ड कर सकते हैं। एग्जिबिट मेनी इजीली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स, मींस एक ही स्पीशीज के अलग अलग प्लांट में अलग अलग कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं, तो जिनके बेस पे हम क्रॉस कर सकते हैं। और बेसिकली वो क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वेरी क्लियर। और तीसरा था प्रोड्यूस लार्ज सीड्स। जब लार्ज सीड ज्यादा होंगे तो वो उससे आगे जनरेशन में मोर नंबर ऑफ सीड मिलेंगे, जिससे कि जो रिजल्ट का कह सकते हैं एनालिसिस होगा वो आसानी से किया जा सकता है। एस्टेब्लिशिंग द बेस लाइन टू 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स। देखिए जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करते समय उन्होंने 7 ट्रेट्स का सिलेक्शन किया था, लेकिन वो 7 ट्रेट्स का सिलेक्शन ऐसे नहीं था कि बस प्लांट को देखा और उसमें वो देखा है करेक्टर होगा, क्योंकि इनिशियली जो गार्डन पी प्लांट है वो रैंडमली ग्रो कर रही है, और रैंडमली ग्रो होने के कारण वहां पर क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, जिसके रिजल्टेंट जो प्लांट होगा अगर वो एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लांट सिलेक्ट किया जाए तो हो सकता है वो हेट्रोजाइगस हो, दो डिफरेंट टाइप के एलियंस को कैरी कर रहा हो। तो बिफोर स्टार्टिंग हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल ने क्या किया, उन्होंने प्लांट की सेल्फिंग करा करके धीरे 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 ट्रू लाइन तैयार की। मीन्स प्योर करेक्ट, प्योर ब्रीड, प्योर कह सकते हैं कि उसमें ब्रीड तैयार करने की कोशिश की, ठीक है। और मीन्स बिफोर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट मेंडल ने ट्रू लाइन का तैयार किया, प्योर लाइन तैयार की। दैट मीन एक होमोजाइगोसिटी वाले सभी प्लांट को उन्होंने रेडी किया। मैनिपुलेटिंग नेचर इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। अब यहां पर क्या है कि अगर हमें मान लीजिए कि 2 प्लांट्स हैं, ठीक है ना, यहां पर ये प्लांट 1 है और ये एक प्लांट 2 है। अगर हमें इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो उस हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला इमेस्कुलेशन, मीन्स कोई एक फ्लावर होगा, उस फ्लावर के हम स्टैमेंस को क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे, निकाल देंगे, अब उसकी बैगिंग कर दी जाएगी। वेरी क्लियर। सिमिलरली कोई सिंपल सी चीज है, यहां पर हमने क्या किया, इसके स्टैमेंस निकाल दिए, मेल सेक्स पार्ट इसका निकाल दिया, तो इसमें केवल क्या बचा, फीमेल सेक्स ऑर्गन बचा। डन। अब इसकी हमने कर दी बैगिंग। बैगिंग करने से क्या होगा कि किसी दूसरे फ्लावर में जो कि जिसमें हमने कह सकते हैं इमेस्कुलेशन नहीं किया हुआ है, वहां के पोलन ग्रेन यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। मीन्स जो फ्लावर था जब उसमें हमने इसका क्या किया, ये इसका स्टैमेन या मेल पार्ट इसका रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद इसकी प्रॉपर क्या कर दी जाती है, बैगिंग कर दी गई। अब बैगिंग से जो एयर के थ्रू या किसी दूसरे मीडियम से पोलन ग्रेन इस पर आने वाले, किस पर, इसके स्टिग्मा पर आने वाले होंगे, वो नहीं आएंगे। आफ्टर दैट किसी दूसरे फ्लावर को सेलेक्ट किया गया और यहाँ के पोलन ग्रेन्स निकाल के दे आर डस्टेड ऑन द अनदर प्लांट एंड देन आफ्टर दैट प्लांट आर आल्सो बैग्ड। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या हुआ, इमेस्कुलेशन हुआ। वेरी क्लियर। एक प्लांट से क्या निकाल दिया गया, उसके स्टैमेंस निकाल दिए गए। दूसरे प्लांट में से किसी एक प्लांट से क्या किया जाए, उसका गाइनेसियम निकाल दिया जाए, दोनों को पहले बैगिंग कर दी जाए। फिर एक प्लांट को जिसमें स्टैमेंस प्रेजेंट है वहां के पोलन ग्रेन्स को निकाल करके दूसरे प्लांट के, ठीक है, जो स्टिग्मा है उसके ऊपर उसको डस्ट किया जाए और देन आफ्टर अगेन उसकी बैगिंग कर दी जाए एंड देन फर्टिलाइजेशन और आगे जो रिजल्ट आने वाला उसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। वेरी क्लियर। 7 वेरिएबल या 7 ट्रेट्स और उनके द्वारा जो एक्सपेक्टेड रेशियो मेंडल को मिला था उसका डिटेल है। लाइक स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ। मींस मेंडल ने कौन से 7 ट्रेट्स का सिलेक्शन किया था, 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स का सिलेक्शन किया था। तो वो 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स में स्टेम हाइट है, स्टेम हाइट के साथ साथ में फ्लावर पोजीशन, एक्सियल एंड टर्मिनल। मींस फ्लावर या तो एक्सिस, यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे, टर्मिनल पोजीशन पे लगा होगा।
पॉट शेप इन्फ्लेटेड मतलब फुली हुई है या कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इन्होंने पॉट कलर लिया ग्रीन और येलो लिया। सीड शेप राउंड एंड रिंकल्ड केप लिया। सीड कलर येलो और ग्रीन लिया और फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट लिया। तो ये 7 जो पेयर ऑफ ट्रेड्स लिए थे वो कंट्रास्टिंग कैसे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। मींस टॉल हॉट जो प्लांट की हाइट है उसके लिए टॉल करेक्टर डोमिनेंट माना गया और ड्वार्फ रिसेसिव माना गया। सिमिलरली जो फ्लावर पोजीशन है वो एक्सियल डोमिनेंट करेक्टर के फॉर्म में रखा गया और रिसेसिव टर्मिनल के फॉर्म में रखा गया, ठीक है ना। देन पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट करेक्टर कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव माना गया। तो इस तरीके से 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स का सिलेक्शन करके मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए और उन मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्टेंट रेशियो कुछ ऐसा आता है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने क्या बताया है कि देयर सर्टेन फैक्टर्स विच कैरी द पेरेंटल ट्रेट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जब रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स हुआ तो उसमें यह देखा गया कि जो मेंडल ने फैक्टर्स बताए एटलीस्ट वो फैक्टर है क्या। फिर लेटर ऑन फैक्टर का नाम क्या दिया गया, जीन्स। ओके, आज के लिए जो जीन हम यूज करते हैं वो इनिशियली मेंडल ने क्या यूज किया था टर्म, उसके लिए फैक्टर यूज किया था। वेरी क्लियर। जब स्टडी हुई तो पता लगा कि भाई ये जो फैक्टर या जो प्रेजेंट टाइम के जीन्स हैं दे आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम्स। और लकली देखिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स या जो ट्रेट्स मेंडल ने बताए थे वो ट्रेट्स 4 क्रोमोसोम में मिले, 1, 4, 5 और 7। क्रोमोसोम 1 में 2 ट्रेट, क्रोमोसोम 4 में 3 पेयर ऑफ ट्रेट, इसमें 5th में और 7 में 1 पेयर है। दैट मीन अगर हम इसको ऐसे देखें तो इसको ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं 1 स्क्वायर 4 क्यूब 5 7 ईच। मींस क्रोमोसोम 1 पर कितने क्रोमोसोम होस्ट 2 स्टडीड जीन्स, क्रोमोसोम 4 3 और क्रोमोसोम 5 और 7 में 1 ईच। तो मेंडल ने उस समय जो फैक्टर दिया बाद में पता चला कि ये कुछ क्रोमोसोम्स में लोकेटेड हैं और लग ये था कि ये सभी जो क्रोमोसोम कैरेक्टर्स थे बहुत से बहुत अलग अलग क्रोमोसोम पर लोकेटेड थे। प्लियोट्रॉपी, वन जीन मल्टीपल कैरेक्टर। जब कोई एक जीन अपने आप की एक्सप्रेसिविटी देता है तो उससे एक से ज्यादा ट्रेट्स का कंट्रोल हो सकता है। द टाइप ऑफ जीन्स और द जीन्स विच कंट्रोल मोर देन वन ट्रेट एट अ टाइम इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। मीन सिंगल, यहां पर अगर आप जीन देखते हैं तो सिंगल जीन है जो सीड कोट कलर और साथ ही साथ फ्लावर कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे जीन्स को हम लोग बोलते हैं क्या, प्लियोट्रॉपी जीन, और मैकेनिज्म को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। बायोकेमिकल रियलिटी ऑफ द रिंकल्ड सीड। देखिए होता क्या है कि अगर हम सीड के कैरेक्टर कर लें तो जो राउंड सीड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर के फॉर्म में आता है, जबकि जो रिंकल्ड सीड है वो रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट के फॉर्म में लिया गया। देखिए सिंपल सी चीज है, सीड्स में रिजर्व फूड एक्यूमुलेट होता है और रिजर्व फूड बाई चांस मान लीजिए स्टार्च के फॉर्म में एक्यूमुलेट हुआ तो स्टार्च एक्चुअली क्या है, दो फॉर्म में मिलता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज है वो नॉन अनब्रांच्ड होता है और एमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच्ड होता है। होता क्या है कि अगर किसी सीड में स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट है, मींस वो जीन फंक्शनल है जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना सकता है, तो स्टार्च की ब्रांचिंग हो जाएगी। और जब स्टार्च की ब्रांचिंग हो जाएगी तो सीड का शेप कैसा डेवलप होगा, राउंड शेप डेवलप होगा। कंटेन द एक्टिव स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम अलाउइंग द प्लांट टू कन्वर्ट शुगर इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड एंड ब्रांच्ड स्टार्च। एज रिजल्ट ऑफ दैट जो सीड का शेप होगा वो कैसा, राउंड होगा और ये एक डोमिनेंट करेक्टर के फॉर्म में माना जाएगा। लिखा भी है डोमिनेंट स्टेट लिखा हुआ है। वहीं अगर मान लीजिए सीड्स या प्लांट के लेवल पर वो जीन अब्सेंट है जो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम का सिंथेसिस करता है, तो स्टार्च की ब्रांचिंग नहीं होगी। और जब स्टार्च की ब्रांचिंग नहीं होगी तो सीड का जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, रिंकल्ड रहेगा। तो सीड का राउंड होना या रिंकल्ड होना डिपेंड अपॉन द एंजाइम एंड द एंजाइम इज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। सिंटेक्स ऑफ लाइफ हिडन इन द गार्डन। अब ये बेसिकली क्या है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए वो एक गार्डन में किए और गार्डन में एक्सपेरिमेंट करने मतलब गार्डन
आपने जो उनकी जो चर्च थी वहाँ पर उन्होंने वो मोनेस्ट्री थी वहाँ पर उन्होंने काम किया था गार्डन पे और करने के बाद वहाँ से कुछ ऐसे रिसर्च निकले, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि फाइंडिंग्स हुई कि जो आगे चल कर के भविष्य की जेनेटिक्स का एक कह सकते हैं फाउंडेशन बनी, उसका एक आधार शिला बन पाई। थैंक यू सो मच।